हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर। तो आज हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दैट इज़ डी यूरे एग्जीक्यूटिव एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दैट इज़ डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो हमने ये देखा था कि जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा था कि जितना भी डिसीजन लिया जाता है इन आवर कंट्री वो होता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर हम ये बोले कि सारा पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट में वेस्ट होता है। लेकिन अब हम जब आगे पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में तब हम ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट को कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं होता है। उसका जो पावर होता है वो कंप्लीट डिस्क्रिशनरी नहीं होता है। वो सिर्फ अपने इच्छा के बेसिस पे या अपने विवेक के बेसिस पे वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ये बात सही है कि अल्टीमेटली या कोई भी जो काम होगा उस पर फाइनल डिसीजन या फाइनल जो मुहर होगा वो प्रेसिडेंट का होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पर्दे के पीछे का स्टोरी देखें तो सारा काम प्राइम मिनिस्टर करता है और फिर एंड में प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को रिकमेंड करता है कि ये काम है, इस पे आप अपना मुहर लगा दीजिए और प्रेसिडेंट को वो चीज़ करना पड़ता है। तो एक्चुअल में ये हमारे यहाँ होता है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, वो नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। जो असल में एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसको एक और दूसरे टर्म में बोला जाता है, वो होता है डी यूरे एग्जीक्यूटिव। डी यूरे का मतलब होता है कि नॉट इन फैक्ट, नॉट इन एक्चुअल, बट बाई लीगल। मतलब लीगली आप देखें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगर प्रोविजंस को आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव का रियल हेड है। लेकिन इन फैक्ट, इन एक्चुअल में क्या होता है, प्रेसिडेंट हेड नहीं होता है। अगर एक्चुअल में देखें तो सारा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेता है और जो प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेके जो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसी के बेसिस पे कोई भी एक्शन लेता है। तो इसका मतलब जो इन एक्चुअल, इन फैक्ट या जिसको हम डी फैक्टो बोलते हैं, तो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन डी यूरे एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और आई होप अब आपको ये समझ में आ गया। और ये दो जो टर्म है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव साथ ही साथ डी यूरे एग्जीक्यूटिव, फिर रियल एग्जीक्यूटिव एंड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, इन चारों टर्म्स को आप अच्छे से याद रखेंगे। हो सकता है यहाँ से सवाल बन जाए। अब इसका क्या मतलब है? इन अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट व्हाइल प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये सही बात है, हमने पहले भी देखा था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और कोई भी एग्जीक्यूटिव जो काम होता है उसको काम करने का काम गवर्नमेंट करती है और उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ठीक है, अब हम इसके आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे होता है, ये सारा हम प्रोसेस इसमें देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है। तो हमारा आंसर होगा कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट द प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जिसको भी चाहे उसी को प्राइम मिनिस्टर बना दे। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर जगह प्रेसिडेंट के पास सारा पावर है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रेंट है हर जगह। तो यहाँ भी जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम है, यानी प्राइम मिनिस्टर को पोस्ट देने का काम, ये किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट जिसको भी चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बना देगा। उस पर भी एक कंस्ट्रेंट है। वो क्या कंस्ट्रेंट है वो आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट पे एक कंस्ट्रेंट है कि वो सिर्फ किसको प्राइम मिनिस्टर बना सकता है? जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, यानी कि जो मेजोरिटी पार्टी है वो जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, तो प्रेसिडेंट सिर्फ उसी को अपॉइंट करेगा।
तो फिर से यहाँ पे क्या गेम चल रहा है कि अल्टीमेटली फाइनली प्रेसिडेंट ही उसको अपॉइंट करेगा, उसको पोस्ट प्रेसिडेंट ही देगा, लेकिन यहाँ पे वो किसके रिकमेंडेशन पे, जो मेजोरिटी पार्टी है वो रिकमेंड करेंगे एक नाम को कि हम इस पर्सन को हम अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, फिर प्रेसिडेंट को उसी को बनाना पड़ेगा, ठीक है। But when no party has a clear majority in the Lok Sabha, then the president may exercise his personal discretion in the selection and appointment of the prime minister. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेकिन वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक केस ऐसा आता है जिसमें वो अपनी मर्जी से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। और वो केस कब आता है, जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी ना हो लोकसभा में, यानी पार्टी डिवाइडेड हो। कोई पार्टी किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रही है, दूसरी पार्टी किसी दूसरे को बनाना चाह रही है और किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट होगा वो अपना इस पावर को एज ए डिस्क्रेशनरी पावर यूज करेगा और वो जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। लेकिन इसमें भी वो कोशिश करता है, वो यूजुअली ऐसा करता है कि उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाता है जो पार्टी लार्जेस्ट है, ठीक है। और यही पॉइंट मेंशन है अगले लाइन में, इन सच ए सिचुएशन द प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क्स हिम टू सीक ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन ए मंथ, ठीक है। अब देखिए, हमने तो ये देख लिया कि सबसे पहले अगर कोई पार्टी है जिसके पास मेजोरिटी है, वो रिकमेंड करेगी एक नाम को और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर। इसमें तो कोई झंझट नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। इसके आगे हमने देखा कि जब किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना हो तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो अपने विवेक शक्ति का यूज करेगा और अपने मर्जी से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। और यूजुअली वो किसको बनाता है, जिस पार्टी के पास थोड़ा ज़्यादा मेजोरिटी होता है, और ऐसा ही उसको करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जिसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा तो उसको प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे बने रहने के लिए 1 महीने के भीतर उसको कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस चाहिए होगा। कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस का मतलब कि उसको हाउस का मेजोरिटी चाहिए होगा 1 महीने के भीतर, अदरवाइज वो फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया प्रोसेस कि कैसे क्या क्या केस बन सकता है प्राइम मिनिस्टर के केस में और उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि कब प्रेसिडेंट ने इस पावर को एज ए डिस्क्रिशनरी पावर यूज किया था, मतलब अपने विवेक के शक्ति पे उसने किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो ये हुआ था इन 1979, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था। और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो नीलम संजीवा रेड्डी थे और उन्होंने चौधरी चरण सिंह को, जो कोलिशन पार्टी थे, जो उन्होंने मतलब बहुत सारे पार्टी मिल के इन्होंने सरकार बनाया था, तो उसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया था आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई। मतलब कुछ कंडीशन ऐसा हुआ होगा कि कोई भी पार्टी आपस में डिसाइड नहीं कर पा रही होगी। यहाँ देखिए कोलिशन पार्टी है, बहुत सारी पार्टी मिल के यहाँ पे सरकार बनाई होगी, तो सारी पार्टी चाह रही होगी कि प्राइम मिनिस्टर उसके पार्टी से हो, तो ये आपस में ही डिवाइड हो गए होंगे। तो उस केस में जो उस समय प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी, उन्होंने इस पावर को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का पावर है, उसको एज ए डिस्क्रेशन यूज किया और फिर उन्होंने अपनी मर्जी से चौधरी चरण सिंह को अपॉइंट कर दिया प्राइम मिनिस्टर। लेकिन चौधरी चरण सिंह को फिर क्या करना पड़ा होगा, 1 महीने के भीतर हाउस का मेजोरिटी इनको हासिल करना पड़ा होगा, यानी कि कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस इनको लाना पड़ा होगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ और सिचुएशन की बात करते हैं। देयर इज ऑल्सो वन मोर सिचुएशन व्हेन द प्रेसिडेंट मे हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दैट इज व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली। हाउएवर, इफ ऑन द डेथ ऑफ इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर the ruling party elects a new leader, the president has no choice but to appoint him as a prime minister। यहाँ भी देखिए वही बात है, ये सिचुएशन दे रहा है कि अगर इन केस अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, क्या प्रेसिडेंट फिर से कोई किसी नए प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत होगी और उसको अपॉइंट करने का काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो क्या वहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है? तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि अगर जो रूलिंग पार्टी है अगर वो प्रपोज करती है कोई नाम कि अगर इसके बाद कोई दूसरा जो मेंबर है
सदन का कि इसको वो चाहती है प्राइम मिनिस्टर बनाना, तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको फिर वो अपॉइंट करेगा। लेकिन अगर किसी एक प्राइम मिनिस्टर के डेथ के बाद फिर से कुछ सिचुएशन कंफ्यूजिंग बन जाता है कि किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है या फिर आपस में ही वो लोग डिवाइड हो जाते हैं, तो उस केस में फिर से जो प्रेसिडेंट है वो इसको एज ए डिस्क्रेशनरी पावर यूज कर सकता है और फिर वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। तो कुल मिला के हमने जो अपॉइंटमेंट हो प्राइम मिनिस्टर का, इसमें ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन ये उसका डिस्क्रेशनरी पावर नहीं होता है, यानी कि वो अपने मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता है। जो मेजोरिटी वाली पार्टी है वो प्रपोज करेगी एक नाम को और उसके पास अगर मेजोरिटी है तो फिर प्रेसिडेंट को उसी को बनाना पड़ेगा हर हाल में। लेकिन अगर कन्फ्यूजन का केस है, पार्टीज आपस में डिवाइडेड है और ये डिसाइड नहीं कर पा रही है या किसी के पास कंप्लीट मेजोरिटी नहीं है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है अपने पावर को एज ए डिस्क्रेशनरी पावर यूज कर सकता है और फिर अपने मर्जी से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन है कि जो नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको 1 महीने के भीतर जो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम आते हैं कुछ जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर का उसमें जुडिशियरी का क्या रोल था। तो इन 1980 the Delhi High Court held that the Constitution does not require that a person must prove his majority in the Lok Sabha before he is appointed as the Prime Minister. The President may first appoint him the Prime Minister and then ask him to prove his majority in the Lok Sabha within a reasonable period. इसको समझने से पहले हम आप ये जानते हैं कि आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन बाय द पीपल नहीं होता डायरेक्टली, मतलब ऐसे नहीं होता है कि हम प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करने जाते हो, हम एमपीज को चुनते हैं और वो एमपीज फिर आपस में डिसाइड करके प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर होने के लिए ज़रूरी है कि आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल को, कंट्री के किसी भी एक आदमी को उठाया और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ सवाल थे, कुछ डाउट्स थे जिसको रिजॉल्व किया हमारी जुडिशियरी है उसने। तो क्या हुआ था कि 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल करे, उसके बाद ही वो अपॉइंट होगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, किसी को भी वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है और बाद में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में वो मेजॉरिटी हासिल कर सकता है लोकसभा में। और ये चीज़ हमने अभी भी देखा कि अगर प्रेसिडेंट किसी को भी अगर बना देता है जिसके पास पहले से मेजॉरिटी नहीं है, तो उसके बाद उसको 1 महीने का टाइम मिलता है और उसके भीतर वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस हासिल करता है। ये चीज़ हमने देख लिया। तो यही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था 1980 में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक सवाल आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल करना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा का मेजॉरिटी हासिल करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आया था सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू इन 1997 और उन्होंने क्या कहा था कि ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 months within which he should become a member of either house of parliament, otherwise he ceases to be the prime minister। फिर यहाँ से देखिए एक और कन्फ्यूजन आएगा। हम आगे ये देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा का लीडर होता है, यानी कि जो लोअर हाउस है उसका लीडर होता है। तो ये डाउट आपके अंदर आ सकता है कि चूंकि वो लोअर हाउस का लीडर है तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर वही बन सकता है कि जो लोअर हाउस का मेंबर हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो लोग एलिजिबल है जो या तो लोकसभा के मेंबर हो या फिर राज्यसभा के मेंबर हो, या हम ऐसे बोल दें कि जो भी पार्लियामेंट का मेंबर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे हटके भी एक और बात कहा था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो पार्लियामेंट
का सदस्य हो, यानी कि किसी हाउस का वो मेंबर हो तभी जाके वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट किसी एक ऐसे इंसान को भी अपॉइंट कर सकता है एज ए प्राइम मिनिस्टर जो ना ही राज्यसभा का सदस्य हो और ना ही लोकसभा का सदस्य हो। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है? इसमें कंडीशन ये है कि 6 महीने के भीतर उसको मेंबरशिप लेना होगा, या तो राज्यसभा का या लोकसभा का। ऐसा नहीं है कि वो ना ही लोकसभा का मेंबर है और ना ही राज्यसभा का मेंबर है और वो प्राइम मिनिस्टर भी है। तो जो भी ये डिस्कशन है इसको बहुत ही क्लियर कट करके रखें, क्योंकि इससे उलझा के बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है लेकिन वो ना ही मतलब ना ही राज्यसभा का सदस्य हो ना ही लोकसभा का सदस्य है, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो इसका जवाब होगा वो बिल्कुल बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए बनेगा। 6 मंथ्स के भीतर उसको सदस्यता या मेंबरशिप लेना पड़ेगा पार्लियामेंट का, और साथ ही साथ उसको मेजोरिटी भी हासिल करना होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। इसके बाद ही वो कंटिन्यू कर सकता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। एक एग्जांपल है करंट, जैसे मनमोहन सिंह को तो आप सभी जानते होंगे, तो ये भी कोई एमपी नहीं थे, इलेक्ट होकर नहीं गए थे, ये मेंबर थे राज्यसभा के। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो लोकसभा, चूँकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा के लीडर है, तो इसीलिए लोकसभा का मेंबर होना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे और इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा प्राइम मिनिस्टर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया कि उनका क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है, फिर किस किस केस में क्या क्या डिफरेंट केस आ सकता है, और कैसे प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है और क्या क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद फिर जब हम क्वेश्चन सेशन करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं ओथ, टर्म एंड सैलरी के बारे में। ठीक है, तो फिर से ये जो ओथ वाला स्टेटमेंट है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और एज यूजुअल हमें पता है कि प्रेसिडेंट सबको ओथ दिलाता है, तो प्राइम मिनिस्टर को भी ओथ दिलाने का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, इसके आगे है द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एनी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, और जब ये क्वेश्चन में अगर टर्म से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितना है, उनका टेन्योर कितना है, तो बहुत सारे लोग इसमें फंस जाएंगे। क्योंकि अभी हम कुछ सालों से जो हम देखते आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर 5-5 साल के लिए, मतलब जितने टाइम के लिए गवर्नमेंट रहता है उतने टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अगर आपसे सवाल आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर का टर्म कितना होता है, तो हो सकता है आप जल्दीबाजी में इसको बोल दें कि ये 5 साल का होता है, जो कि गलत होगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना होगा। ठीक है, तो जो टर्म होता है प्राइम मिनिस्टर का वो फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करती है मेजोरिटी पार्टी है जो उस टाइम पे वो किसको बनाना चाहती है। वो हो सकता है 1 महीने के लिए किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहे, फिर उसको हटा के किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहे, तो वो कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ऐसा नहीं होता है, वो अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का टर्म जो होता है फिक्स होता है, इसको आप ध्यान रखें। तो प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस होल्ड करता है वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक कि प्रेसिडेंट को लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर सही से काम कर रहा है, या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, या अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा है, तभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को होल्ड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट को जब लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा है, तब उसको हटा सकता है। लेकिन क्या ऐसा है? क्योंकि हमने देखा है कि अल्टीमेट पावर प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन हर जगह कंस्ट्रेंट है। तो यहाँ भी देखते हैं कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट होगा। तो हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम। तो इसका देखिए, अभी हमने क्या देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑफिस होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी प्रेसिडेंट को लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर को हटा देना चाहिए वो हटा देगा। तो इसमें क्या कंडीशन है, वो कब हटाएगा? So long as the Prime Minister enjoys the majority support in the Lok Sabha, he cannot be dismissed by the President। मतलब जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी सपोर्ट है, यानी उसको कॉन्फिडेंस प्राप्त है लोकसभा का, तब तक प्रेसिडेंट उसको डिसमिस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटली जो रूलिंग पार्टी है उस पर डिपेंड करता है।
अगर वो चाहे किसी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करना तो वो अपना मेजोरिटी उससे वापस ले सकती है। फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि उसको डिसमिस कर देगा प्राइम मिनिस्टर को, और फिर से जो पार्टी है वो अपना नया प्राइम मिनिस्टर चूज करेगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ मेंशन है कि हाउ एवर इफ़ ही लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, मतलब वो लोकसभा का अगर कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, मेजोरिटी लूज कर देता है, ही मस्ट रिजाइन, तो उसके बाद उसको जरूर रिजाइन देना पड़ेगा या फिर प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर देगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में कि सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। तो अब तक हमने देखा कि जितना भी पोस्ट है हमारे यहाँ सबके सैलरी को डिटरमाइन कर रहा है कौन? पार्लियामेंट। ठीक है, अब आगे आते हैं इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से राष्ट्रपति का क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ही इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। और ये हमने पहले भी देखा था जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे एक आर्टिकल देखा था, आर्टिकल 74, जिसमें हमने देखा था कि देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ भी हमने ये टर्म देखा था कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, he recommends persons who can be appointed as ministers by the president. The president can appoint only those persons as ministers who are recommended by the prime minister. इस लाइन से सबसे पहला हम तो ये बता सकते हैं कि हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और साथ ही साथ यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसको भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन वहाँ भी कंस्ट्रेंट था, यहाँ भी कंस्ट्रेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता, और प्रेसिडेंट जिसको भी चाहे उसको मिनिस्टर नहीं बना सकता। तो वहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या था प्राइम मिनिस्टर के केस में कि जो मेजोरिटी वाली पार्टी थी वो जिसको रिकमेंड करती उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। और मिनिस्टर के केस में प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है, वो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को कि आप फलाने पर्सन को फलाना डिपार्टमेंट दे दे, यानी फलाना मिनिस्ट्री दे दे, और फिर प्रेसिडेंट उसको उस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बना देगा। ठीक है, तो यहाँ से सवाल आ सकता है कि मिनिस्टर को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसको ये यूनियन मिनिस्टर हम बोले कि जो केंद्र में मंत्री होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। लेकिन ये किसके एडवाइस पे करता है? ये करता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ही कैन आस्क ए मिनिस्टर टू रिजाइन और कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये हुआ कि कोई एक सरकार चलती है तो उसका एक अपना ओपिनियन होता है, अपना एजेंडा होता है, उसी के बेसिस पे चलती है, और उसके जितने भी मंत्रीगण होते हैं उन सबको उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इन केस कोई ऐसा कंडीशन आ गया कि कोई एक मिनिस्टर जो पार्टी का ओपिनियन है उससे हट के या उसके अगेंस्ट जाके कुछ काम करता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसको रिजाइन करने के लिए बोल सकता है, या फिर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि उसको डिसमिस कर दे, और फिर प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर देगा। यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, डिसमिस कौन करेगा उसको? प्रेसिडेंट। मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस प्रेसिडेंट करता था, वैसे ही किसी एक यूनियन मिनिस्टर को डिसमिस प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। ठीक है, आई होप अब आपको गेम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेज इट्स डिसीजंस। ऑफ कोर्स अगर आप प्राइम मिनिस्टर को देखें तो ये हेड है, ये कैप्टन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो ये उनको संचालित करेगा, फिर उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी करेगा, उनकी एक्टिविटी को देखेगा, कंट्रोल करेगा, गाइड करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, उसके बाद है ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस, दैट इज द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिजॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए इसको हम आराम से समझते हैं। देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर हुआ और उसके पीछे मिनिस्टर्स का टीम होता है जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनका एग्जिस्टेंस
प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर गया तो ये सारे मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। मतलब, और प्राइम मिनिस्टर कब जा सकता है? उसने रिजाइन कर दिया हो या फिर उसकी डेथ हो गई हो। तो किसी भी तरीके से अगर प्राइम मिनिस्टर अपने पोस्ट से हट जाता है तो प्राइम मिनिस्टर के हटने के साथ ही ऑटोमेटिकली मिनिस्टर्स का भी पोस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार गिर जाएगी। जो रूलिंग पार्टी है, जो मेजोरिटी है, उसके जो सांसद है, एमपीज है, उनका पोस्ट तो रहेगा, लेकिन उनको जो एक मिनिस्ट्री मिला था, उनको जो मिनिस्टर बनाया था, वो पोस्ट छिन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने पोस्ट से हट गया हो किसी भी रीजन से, तो उसके साथ जो भी उसका मिनिस्ट्री था या मिनिस्टर्स थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब अब फिर से नए प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होगा और फिर से नए मिनिस्टर्स को बनाया जाएगा। जो रूलिंग पार्टी है अभी भी वही रूल करेगी, क्योंकि रूलिंग पार्टी का जो टेन्योर होता है, किसी गवर्नमेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, तो वो 5 साल तक के लिए तो वो रूल करेगी ही करेगी। लेकिन उस बीच में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अगर हट जाता है अपने पोस्ट से, तो उसके साथ उसके मिनिस्टर्स भी हट जाएंगे, तो फिर से वही रूलिंग पार्टी किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाएगी और फिर जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है वो अपने किसी डिफरेंट एमपीज़ को देगी। तो ये डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार गिर जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिसेबल पॉइंट ये था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर से ही होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर गए तो वो ऑटोमेटिकली गए। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुल मिला के हमने देखा तो कैप्टन होता है, और ऐसा कैप्टन होता है कि उसके एग्जिस्टेंस में ही बाकी लोगों का एग्जिस्टेंस होता है। बाकी हमने बीच में ये देखा कि वो उसको कैसे मतलब कंट्रोल करता है, हर चीज़ में उसके एक्टिविटीज़ को देखता है, जो कि नॉर्मल बात है। एक कैप्टन क्या कर सकता है अपनी टीम के लिए, आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक है कि वो रिजिग्नेशन वाला, वो उनको रिजाइन करवा सकता है, डिसमिस करवा सकता है प्रेसिडेंट से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ही उनको अपॉइंट करता है। तो चूंकि प्राइम मिनिस्टर ही उनको अपॉइंट करता है, इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर हट जाता है तो उनका एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाता है। अब आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब हम आगे आते हैं कि प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन होता है प्राइम मिनिस्टर का। तो सबसे पहला पॉइंट है, ही इज़ द प्रिंसिपल चैनल कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक बहुत ही सही बात है। एक तरफ हमने देखा कि प्रेसिडेंट है जो कि सारे डिसीजन को फाइनलाइज करता है, लेकिन उन डिसीजन को फाइनल करने से पहले वो वेट करता है न किसी रिकमेंडेशन या एडवाइस का। और वो एडवाइस कौन देता है? उसको प्राइम मिनिस्टर देता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक अकेला इंसान होता है, तो वो पूरे कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको रन नहीं कर सकता। तो इसी के लिए उसके पास एक टीम होता है जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिफरेंट मुद्दों पे पॉलिसी बनाती है या डिस्कस करती है, फिर वो अपने कैप्टन प्राइम मिनिस्टर को बताती है और प्राइम मिनिस्टर उसको प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है और फिर प्रेसिडेंट उसको फाइनलाइज करता है। तो कुल मिला के जो प्राइम मिनिस्टर हुए एक चैनल की तरह काम कर रहा है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके साथ और प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेशन सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन। कुल मिला के देखिए, जो भी डिसीजन बनाया जाता है, यानी जो भी पॉलिसी मेकिंग होता है, जिसको हम लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, तो वो काम कौन करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। फिर वो प्रपोजल अपने प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर उस प्रपोजल को प्रेसिडेंट के पास ले जाता है और प्रेसिडेंट उस पर अपना सहमति देता है। ये प्रोसेस होता है, ये हमने देखा। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का बात होगा, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए क्या लॉ बनाना है, फिर वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करेगा और प्राइम मिनिस्टर उस बात को प्रेसिडेंट के पास रखेगा और प्रेसिडेंट फिर उसको सहमति देगा। तो कुल मिला के वो एक चैनल की तरह काम करता है, ये हमने देख लिया। उसके बाद वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी इलेक्शन कमीशन। कुल मिला के ये चीज़ हमने पहले भी देखा था, जब हम फंक्शनलिटी देख रहे थे प्रेसिडेंट का, तो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो हमारे कंट्री में डिफरेंट कमीशंस है उसको बनाने का काम कौन करता है?
प्रेसिडेंट करता है, और उनका जो चेयरमैन होता है उसको भी अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन यहाँ भी फिर से कंस्ट्रेंट आ गया, पर्दे के पीछे कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वो रिकमेंड करेगा कि किसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाए, किसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर बनाया जाए, किसको चेयरमैन या मेंबर्स बनाया जाए। डिफरेंट हमारे पास कमीशंस है, लाइक यूपीएससी, इलेक्शन कमीशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ठीक है, तो ये कोई नया बात नहीं है, हमें पता है कि ये पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। लेकिन फिर से प्राइम मिनिस्टर जब उसको रिकमेंड करेगा तभी प्रेसिडेंट अपने पावर का यूज करेगा। तो ये रिलेशन होता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट से कैसे रिलेटेड होता है प्राइम मिनिस्टर? द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। ये मैंने आपको अभी भी बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोअर हाउस का लीडर होता है। और ये सवाल भी बन सकता है कि लोअर हाउस का लीडर कौन होता है? तो लोअर हाउस का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या जो लोअर हाउस का मेंबर ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो ये कहना गलत होगा। चाहे वो लोअर हाउस का मेंबर हो या अपर हाउस का मेंबर हो, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन बनने के 1 महीने के भीतर उसको लोअर हाउस का मेजोरिटी या फिर कॉन्फिडेंस ऑफ द लोअर हाउस उसको चाहिए होगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं इन दिस कैपेसिटी ही इंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स। अब देखिए, वो लीडर है लोअर हाउस का, तो इसका क्या मतलब है, उसको क्या क्या पावर मिलता है इससे? सबसे पहला, ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समॉनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। हम जब प्रेसिडेंट को देखिए, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ने से हमें हमारा रिवीजन भी हो रहा है प्रेसिडेंट का। हमने ये देखा था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है, जब हमने लेजिस्लेटिव पावर हमने देखा था प्रेसिडेंट का, कि वो जब चाहे वो तब सदन को बुला सकता है, सदन को स्थगित कर सकता है, या सदन नहीं, लोकसभा को वो कम्प्लीटली डिजॉल्व कर सकता है। ये हमने देखा था। लेकिन फिर से यहाँ पे देखिए, फिर से वो किसके रिकमेंडेशन पे करेगा? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को कि पार्लियामेंट को कब बुलाया जाए या फिर कब उसको स्थगित किया जाए। ठीक है, उसके बाद है ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। हमें ये पता है कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को, वो बुला सकता है या उसमें देरी कर सकता है, मतलब कुछ टाइम के लिए उसको शिफ्ट कर सकता है, लेकिन उसको डिजॉल्व नहीं कर सकता। वो डिजॉल्व क्या कर सकता है? सिर्फ लोकसभा को, यानी राज्यसभा को डिजॉल्व करने का पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्या करेगा कि वो रिकमेंड करेगा, एडवाइस देगा कि आप डिजॉल्व कर दीजिए लोकसभा को कम्प्लीटली, और फिर लोकसभा कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ऑफ कोर्स वो कैप्टन है, तो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कोई भी पॉलिसी डिस्कस करेगा और फिर वो पॉलिसी को लेकर सदन में आके डिस्कस करेगा। ठीक है, तो ये पावर है उसका एज ए लीडर ऑफ द लोअर हाउस। अब इसके आगे हम आते हैं अदर पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में कुछ बात करते हैं। इन एडिशन टू द एबव मेंशन्ड मेजर रोल्स, द प्राइम मिनिस्टर हैज वेरियस अदर रोल्स। दीज आर, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जिसको अब हम नीति आयोग बोलते हैं। 2014 जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो प्लानिंग कमीशन को बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल। देखिए, ये डिफरेंट काउंसिल्स है, बॉडीज़ है हमारे कंट्री में, जिनका काम हमारे नेशन के ग्रोथ का होता है। तो इनका क्या क्या काम है, इनका क्या क्या फंक्शनलिटी है, इसके पीछे अभी कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। जब हम ये डिफरेंट कमीशंस या काउंसिल्स पढ़ेंगे तब हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप बस जान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर का काम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के भीतर तक नहीं होता है। उसका काम जो पार्लियामेंट के बाहर भी जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, कमीशंस है, काउंसिल्स है, उनको भी वो हेड करता है, मतलब उनका वो चेयरमैन होता है। तो अभी के लिए आप इसको थोड़ा दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। उसी तरह से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, इन सबका चेयरपर्सन कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। अब इसके आगे देखते हैं, ही प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ये आपको पता भी होगा क्योंकि आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिफरेंट कंट्रीज में जाते रहते हैं
ताकि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो हमारा रिलेशंस है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसका मतलब जो फॉरेन पॉलिसी का जो शेपिंग होता है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है सीधा कि यूनियन जो गवर्नमेंट होता है उसका चीफ स्पोक्समैन कौन होता है, तो उसका चीफ स्पोक्समैन कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। और इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। हमने क्या देखा कि ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो जो गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है उसको अनाउंस करने का काम किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का। और स्पोक्स पर्सन यही तो करती है कि जो उसकी पार्टी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पॉलिसीज़ को वो बताता है। तो ये काम प्राइम मिनिस्टर का होता है, इसीलिए वो चीफ स्पोक्स मैन होता है। ठीक है, ही इज़ द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। अगर ऑफ कोर्स अगर हमारे कंट्री में कोई इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है तो उस समय जो क्राइसिस आया है उसको मैनेज करने के लिए जो सबसे चीफ लीडर होगा वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। ठीक है, उसके बाद है एज ए लीडर ऑफ द नेशन ही मीट्स वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स एंड रिसीव्स मेमोरेंडा फ्रॉम देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। मतलब ये ड्यूटी की बात हो रहा है कि अगर वो गार्डियन है, वो सबसे हेड है एग्जीक्यूटिव का, तो उसको क्या क्या करना चाहिए। तो मतलब वो डिफरेंट जो सेक्शन है हमारे कंट्री में उन लोगों से मिलेंगे और उनके प्रॉब्लम को सुनेंगे और उस पर कुछ निर्णय लेंगे। ठीक है, हालांकि अपने यहाँ नहीं होता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर काफ़ी बिजी होते हैं और इनको फुर्सत नहीं होता है देश विदेश का दौरा करने से, देश का नहीं विदेश का दौरा, तो ये देश का दौरा कैसे करेंगे। ठीक है, खैर लेकिन वो गार्डियन है तो उनको आना चाहिए, डिफरेंट लोगों से मिलना चाहिए, उसके प्रॉब्लम को समझना चाहिए। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट नहीं आते हैं तो उनकी टीम होती है, उनके पीछे मिनिस्टर्स होते हैं और फिर मिनिस्टर्स के नीचे और भी लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो लोग तो आते ही हैं। ठीक है, इसके आगे है ही इज़ लीडर ऑफ द पार्टी इन द पावर। हाँ, ये भी सही बात है कि जो पार्टी होता है पावर में, उसके लीडर कौन माने जाते हैं, उसके लीडर माने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो एक अलग चीज़ है, तो हम उसको लीडर नहीं बोलेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर होगा जिस पार्टी का, तो जो अगर ये सवाल आया कि उसका लीडर कौन होगा तो प्राइम मिनिस्टर होगा, ना ही कि उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा हम उसका नाम ले लेंगे। ठीक है, ही इज़ पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। ये भी सही बात है, जितना भी हमारे कंट्री में जो भी सर्विस है गवर्नमेंट का सर्विस, उसका पॉलिटिकल हेड कौन होगा, तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि वो पूरे एग्जीक्यूटिव बॉडी का ही हेड होता है और जितने भी सर्विसेज है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के भीतर ही आते हैं। Thus, the Prime Minister plays a very significant and highly crucial role in the politico-administrative system of the country. ये बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टेटेड इफ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि यूएस में जो प्रेसिडेंट है और जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर कंपेयर ही करना है यूएस के प्रेसिडेंट से तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है और वैसे यूएस में जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो इन दोनों का फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम होता है और इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं एज ए किंग ऑफ द इंग्लैंड। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट। हमने देखा कि प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, वो एज ए कुल मिला के एक चैनल का काम करते हैं, एक मीडियम का काम करते हैं। कुछ भी उनको एडवाइस करना हो, रिकमेंड करना हो तो वो काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब इसको हम देखते हैं आर्टिकल्स के फॉर्म में कि कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन आर्टिकल्स के अंडर में क्या दिया हुआ है, और यहाँ से हम कुछ नए नए आर्टिकल्स को भी सीखेंगे। तो फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हम देखते हैं आर्टिकल 74। तो ये हमने पहले भी देखा हुआ है, जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ रहे थे हमने देखा था कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। और ये क्यों होते हैं, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। हमने ये भी देखा
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो लोग आपस में कुछ डिसीजन लेते हैं और रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसी के मुताबिक काम करता है। However, the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, and President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. लेकिन हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर मिलता है कि उन्होंने जो रिकमेंड किया वही काम ना कर दे, वो फिर से उसको रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं, जिसको हमने वीटो पावर के फॉर्म में देखा था कि जब कुछ भी डिसीजन जाता है प्रेसिडेंट के पास, कोई भी रिकमेंडेशन जाता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस होते हैं जिसको हम वीटो पावर बोलते हैं, वो इसको यूज कर सकता है। हालांकि हमारे यहाँ उतना स्ट्रांगली वो होता नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर जो भी रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट उसको कर ही देते हैं। खैर जो भी हो, तो आर्टिकल 74 में ये डिस्कस हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कि वो होना चाहिए टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, और ये चीज़ हमने पहले भी देखा था। अब इसके आगे में आते हैं आर्टिकल 75। तो इसमें हमने पहले देखा था कि इसमें अपॉइंटमेंट का बात है कि प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको कौन अपॉइंट करेगा, तो उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और ये लोग तभी तक ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट का मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट को लगे कि ये लोग सही से काम कर रहे हैं, मतलब प्रेसिडेंट इनको डिसमिस कर सकता है। तो कुल मिला के ये आपसे पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 75। और हम आते हैं आर्टिकल 78, जिसमें ये दिया हुआ है ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी क्या होता है, फिर भी वन टाइम रीडिंग दे लेते हैं। टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। हमने ये देखा कि कोई भी अगर मुद्दा हो, उस पर अगर मतलब कुछ भी अगर डिसीजन लेना हो, तो प्रेसिडेंट को कौन रिकमेंड करता है, कौन एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। To furnish such information relating to the administration of affairs in the union and proposals for legislation as the president may call for। मतलब अगर प्रेसिडेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो हमने ये पहले भी देखा था, तो उसको वो देने का काम कौन करता है, फिर से प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही इकलौता मीडियम है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं रोल डिस्क्रिप्शन। तो रोल डिस्क्रिप्शन ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लेकिन ये लक्ष्मीकांत सर की बुक में एंड में दिया था, तो इसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया। तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, तो उनका क्या मत था, उनका अपना क्या मानना था, अपना क्या ओपिनियन था अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप एक बार रीडिंग मार सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है प्राइम मिनिस्टर का। जैसे कि आप देखें कि मुनरो साहब थे, इन्होंने क्या कहा, ही कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर एज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। मतलब इन्होंने कहा कि स्टेट है एक शिप की तरह है और उसका कैप्टन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ऐसे ही सबका अपना अपना मत था, अपना अपना विचार था। खैर इसको आप रीड कर लीजिएगा। तो मेरे तरफ से इतना ही प्राइम मिनिस्टर में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर का कितना ज़्यादा रोल होता है हमारे कंट्री में। फिर हम जब अगले क्लास में मिलेंगे तब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो इसके आगे अब जितना भी टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है, और उसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।